नमस्ते दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम सीबीटी 2 का वो आज की क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे, जिसमें 13 अक्टूबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज की क्लास में हम करेंगे और एक इसकी सेकंड शिफ्ट और है। दो एग्ज़ाम अपने को करने हैं। अभी तक दोस्तों हम अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम कर रहे थे। फिर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमें सीबीटी 2 की क्लासेस करवाइए, तो हमें जल्दी से जल्दी करवाओ। तो मैं आपको सीबीटी 2 करवा रहा हूँ और एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 का एक पेपर था, वो मैंने करवा दिया है। प्लेलिस्ट में तो नहीं, सीधा वीडियो में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं पहले सवाल पे। देखिए, देखो दोस्तों, सीबीटी 2 एग्ज़ाम है तो सवालों का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो बढ़िया तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम लगाओ और चीज़ों को सीखो, ठीक है। जो भी चीज़ें बताऊं उनको नोट करो, आगे के एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगी। चलिए पहला सवाल देखो। एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 मिनट के अंतराल पर एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति विपरीत दिशा से आता है और उनसे 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। उस व्यक्ति की गति ज्ञात करें। सवाल का दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर अपने देखते हैं कि ये सवाल में अपने को क्या करना है। देखो, अगर सवाल का कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपका मैक्सिमम आप 20 सेकंड में सवाल कर लोगे। अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो कैसे। ये सवाल होता है कि एक कोई बस स्टैंड है या कोई टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से, जैसे बस स्टैंड है तो वहाँ से बस निकली, बस निकल के कोई भी जगह एक स्टैंड है ये, ठीक है, यहाँ पे यात्री खड़े होते हैं, वहाँ से बस पे चढ़ते हैं या टैक्सी पे चढ़ते हैं। तो यहाँ से कोई टैक्सी निकली, ठीक है, इस प्रकार छोटा सा बना लीजिए, इसके पहिए भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये टैक्सी इस साइड में जा रही है। अब इसने बोला आपको फिक्स टाइम दिया होगा। अब फिक्स टाइम कैसे, जैसे मान लो आप घर से निकले और बस स्टैंड गए, तो आपने देखा कि पूछा कि मेरे को यहाँ जाना है, कोई भी आपका गांव होगा, आपके नानी के पास, आपके कहीं भी जाना होगा, तो आप पूछोगे कि यहाँ जाने वाली बस कितने बजे आएगी, तो कहेगा अभी अभी गई है। तो बोलेंगे, आप पूछेंगे अगली कब आएगी, तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, 10-10 मिनट में बसें चलती है, या बोलेगा 20-20 मिनट में बस चलती है, या बोलेगा 1 घंटे बाद बस आती है। तो आपको फिक्स टाइम दे दिया, ठीक है। इसका मतलब जो भी स्टेशन है आपका गांव, उससे अगला स्टेशन जहाँ से बस स्टैंड से चली आपके गांव का स्टेशन आया, बस स्टैंड आया, तो वहां पर कितने मिनट के बाद आती है, टाइम फिक्स होता है लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये कह रहा है कि हर 10 मिनट के बाद आ रही है या 12 मिनट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे एक अपने ही खड़े हैं, मान लो हमने पूछ लिया तो इसने बोला कि 12 मिनट के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में एक टैक्सी कितना टाइम लेगी, 12 मिनट। तो आपने सोचा कि ये 12 मिनट ले रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके दिशा में चलता हूँ। टैक्सी इधर आ रही है, ये इसी की दिशा में जा रहा है ताकि मेरे को सीट मिल जाए, है ना। अपने बस में सोचते हैं कि सीट मिल जाए। तो मान लो ये यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच गया। अब एक बात बताइए, आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे से नोट करना दोस्तों। ये कह रहा है कि 10 मिनट बाद, इस सवाल में बोला, ये कह रहा है कि 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है जो टैक्सी आती है इससे। एक टैक्सी चली गई थी, फिर इसने पूछा, उसने बोला 12 मिनट के बाद आएगी यहाँ पे। इसने सोचा आगे चलता हूँ, यहाँ पर पहुँच गया ये चलते चलते। इधर से टैक्सी आ रही है, तो टैक्सी यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आने में टोटल 12 मिनट लेती है। लेकिन ये 10 मिनट के बाद इसको मिल जाती है, ये व्यक्ति यहाँ पर मिल गया, ये टैक्सी यहाँ पहुँच गई, ठीक है, यहाँ पहुँच गई, और ये व्यक्ति भी यहाँ पहुँच गया,
ये इधर आ रहा था और ये इस साइड में जा रही थी। इसका मतलब हुआ इस व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया, 10 मिनट लिया। जितने में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उतने टाइम में ये टैक्सी यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। मतलब 10 मिनट 10 मिनट, ये टाइम सेम है। समझ में आई क्या बात? सेम टाइम पर चलते हैं तो टाइम पहुंचने का यहाँ से भी 10 मिनट लगे, इसको यहाँ से भी 10 मिनट लगे। अब बात कहाँ से आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा? अब बताओ, इसके लिए यहाँ तक पहुंचने में अगर टैक्सी है यहाँ से आगे यहाँ तक पहुंचना है तो इसको कितना टाइम और बचा? आप बोलोगे सर टोटल इसको लगता है यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट, यहाँ तक 10 मिनट हो गए तो यहाँ बच गए 2 मिनट। इतनी दूरी तय करने में बस लेगी 2 मिनट या टैक्सी लेगी 2 मिनट। ओके, आप अब कॉन्सेप्ट बनाओगे सर ये था एक चीज, इसमें यहाँ से यहाँ तक टैक्सी पहुंच गई, यहाँ बंदा भी पहुंच गया, यहाँ एक टैक्सी भी पहुंच गई, ऐसे बना देता हूँ। अब ये दूरी है जो ये वाली दूरी, इसको बस या टैक्सी तय करेगी 2 मिनट में, लेकिन व्यक्ति ने कितना मिनट लिया? 10 मिनट लिया। अब सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड इनटू टाइम ये सेम है डिस्टेंस, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो टाइम का रेशियो बताओ, टैक्सी को कितना टाइम लगा और मेन आदमी को कितना टाइम लगा, पर्सन को? टैक्सी को लगा 2 मिनट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, आदमी को लगा कितना? 10 मिनट। तो यहाँ से रेशियो बनाओगे तो 1:5 आ गया 5। तो ये आ गया टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो इसका उल्टा कर दो, ये आ गया। अब टैक्सी की स्पीड 5 की वैल्यू 57 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको व्यक्ति की चाल पूछी थी, ये आप निकाल लीजिए, 57/5 इंटू 1 तो आ जाएगी आपकी 11.4। क्या बात समझ में आई क्या? पूरा सवाल मैंने यहीं करवा दिया। अब जो ये सवाल था ये सवाल मैंने करवा दिया, इसका आंसर आ गया ये। अब दोस्तों आपको चीज़ और सीखनी थी यहाँ से, जैसे मान लो ये चीज़ मैं वहाँ लिख देता हूँ, हाँ इस पे अपने एक एग्जाम्पल और सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ सेट कर दिया है इस सवाल के सामने। अब इसमें एक एग्जाम्पल आपको मैं और समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला एक टैक्सी, ये स्टैंड है, बस स्टैंड है, और ये यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, राम खड़ा है मान, इसको बस पे जाना है। तो यहाँ से हर 15 मिनट के अंतराल पर, 15 मिनट के गैप पर यहाँ से यहाँ तक बस पहुँचती है। कितने मिनट? 15 मिनट। क्या बात समझ में आई क्या? पहली बस गई, फिर उसके यहाँ से निकल गई, उसके 15 मिनट बाद दूसरी बस यहाँ पर पहुँचेगी, फिर इसके 15 मिनट बाद तीसरी बस, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसने क्या किया, यहाँ से मान लो एक बस चल रही है इस डायरेक्शन में, इसने क्या किया, इसके सामने की दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या करेगा, इसने बोला कि आपको मान लो 10 मिनट दे दिया है ना, कि 10 मिनट बाद वो मिल गए एक पॉइंट पे, यहाँ हो गया ये और यहीं आ गई टैक्सी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको लगे 10 मिनट, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ आने में लगे दोस्तों 10 मिनट, क्योंकि इसकी चाल तो, ये तो टैक्सी या बस है तो ज़्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, इसलिए इसने ज़्यादा दूरी तय की होगी, इसने कम दूरी तय की होगी सेम टाइम में। अब बताओ ये दूरी बची है, अगर बस यहाँ पहुंची है, बस को पहुंचना है स्टैंड पे, तो टोटल 15 मिनट में पहुंचती है, 10 मिनट इसको यहाँ तक लगे, तो ये दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगेगा? आप बोलो सर 5 मिनट और बचे हैं टोटल 15 होने में। इसका मतलब ये 5 और ये 10 का रेशियो बन जाएगा। किसका है 5? टैक्सी का या बस का कितना? 5। और मेन या पर्सन लिख लो, इसका कितना है? 10 मिनट। 1:2 आ गया दोस्तों टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 2:1। यहाँ से आपको एक रेशियो दिया होगा कोई भी दोनों में से, दूसरे की वैल्यू पूछी होगी। अगला सवाल देखो, अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 के स्क्वायर का रूट 2 माइनस 5 इसका आएगा, 5 5 25 माइनस का 11, 25 और 11 36, और ये बनेगा 38, माइनस करोगे तो 2 आएगा प्लस का। अगला सवाल देखो, एक सेल के दौरान 50% माल 45% लाभ पर, शेष माल में से 30% 27% लाभ पर, बाकी
को 43% हानि पर बेचा जाता है, कुल लाभ x% है, तो x का मान देखो टोटल दोस्तों 100% मान लो, या ये 1/2, ये शेष का 3/10 मान लिया, है ना। और बाकी बचा है तो ये 10 और 2 का एलसीएम या 10 और 2 का मल्टीप्लाई मान लो, 10 दूना 20 टोटल वर्क। इसमें से 3 पार्ट किए इसने, 1/2 मतलब 10, इसको बेच रहा है 45% पर। फिर शेष का 10 में से 10 गए तो बचा 10, इस 10 का 3/10 बेच रहा है दोस्तों, ये 3 मतलब 3 वस्तु बेच रहा है, 27% प्रॉफिट पर प्लस आएगा, ये भी प्लस। बाकी कितना बचा, 10 और 3 13, ये बच गया दोस्तों 7, इसको बेच रहा है 43% लॉस पर, तो माइनस लिखो। अब करो इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, ये बनेगा 450% प्लस ये बनेगा 27 × 81%, ये माइनस हो जाएगा, आना प्लस था लेकिन ये माइनस है, तो 7 × 21 और ये हो जाएगा 301%। टोटल ये कितने में डिवाइड करना है, 10 3 13 और 3 20, टोटल 20 वस्तु में डिवाइड करना है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, बताओ, 0 और ये हो गया 1, 450 और 80 जोड़ लो, 45 53 530 531, इसमें से 301 माइनस करो, 0 3 और 2, मतलब 230 प्लस का बचा है और नीचे 20 है, 0 से 0 2 का डिवाइड करोगे 11.5% आपका आंसर। अगला सवाल, इसको सोल्व करना है तो दोस्तों देखो 72 डिवाइड बाई, ये पूरा ब्रैकेट है बड़े वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको सोल्व करो पहले, ये बनेगा 7, माइनस हो गया, 10 में से 7 गया 3, और 3 माइनस का और 3 प्लस का कट गया, 9 बचा, 9 इसके गुणा में है तो 6 दूनी 12, 2 × 9 18 हो गया, 72 में 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसका एरिया निकालना है। मैंने दोस्तों आपको बात बताई कि आप भुजाओं को रेशियो बनाया करो इसका, जैसे इन तीनों में डिवाइड जा रहा है, 7 का 10 आएगा, 7 का करोगे 8 आएगा, 7 का करोगे 6, क्या 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ये मतलब सबसे लंबी भुजा कर्ण, तो इसको लिखोगे कर्ण। एरिया निकालते 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये दोनों ही बनेंगे क्योंकि ये कर्ण है, ये नहीं बनेगा, तो 56 इंटू कितना हो जाएगा 42, 2 से किया 28, 28 दूना 56, 5 28 चौके 112 और 5 117, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट, 30 विद्यार्थियों का एवरेज 70, 20 का एवरेज 80, दोनों समूहों को मिला दिया जाए तो विद्यार्थियों का एवरेज, देखो 30 विद्यार्थियों का एवरेज 70, बाकी सेकंड ग्रुप है उसका कितना है 80। अब ये विद्यार्थियों की संख्या है और ये है एवरेज, जो संख्या होती है उसका एवरेज निकाल लिया करें दोस्तों, इनका एवरेज नहीं निकालना। इन दोनों में से आप 70 मान लो एवरेज छोटे वाला, प्लस इसकी इससे तुलना करेंगे अंतर 0 आएगा, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, इसको इससे तुलना करो कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, 2 में कितना ज़्यादा हो गया 20, टोटल कितनी वस्तु है 5, 5 से किया 4 तो 70 और 4 है 74, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का रेशियो दिया है, एक्स को 14% लाभ पर, वाई को 11% हानि पर, कुल लेन देन में लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। देखो एक्स और वाई का सीपी का रेशियो है, तो मेरे भाई क्या करो 3:7 है। अब इसमें कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये बना लीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ से देखो 14% लाभ का मतलब 14 तिये 42, ये प्रॉफिट है तो प्लस लिखो, 11% तो इसका 11% कितना आएगा, 11 7 77, तो ये हो जाएगा लॉस। तो टोटल बताओ इसमें से कितना हुआ, आप बोलोगे सर दोनों को अगर जोड़े तो माइनस आएगा, 7 में से 2 गया 5, 7 में से ये बच गया 3, 35 रुपये का लॉस हुआ है, किस पर, पूरे पर। देखो इससे भी लाभ इससे हानि, टोटल कितना हो गया 1000, 1000 पर, हमें तो चाहिए 100 पर, तो 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो कैंसिल होगी, डेसिमल लगाओगे 3.5% का क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ये तो पावर है दोस्तों, देखो आपके पास एक होता है कि ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन, किसी की भी पावर अगर सेम है
तो आप इसको लिख सकते हो A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू जो भी जितने भी हो, पावर सबकी सेम है तो सब पर n पावर कर दो। सेम ये है, तो ये माइनस पावर है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 इंटू 11 इंटू 13, और तीनों के ऊपर पावर सेम है तो 8 लग। 7 11 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 101 आता है, 1001 की पावर 8 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त देता है। पूरे लेन देन में 35% का लाभ कमाता है। यदि ग्राहक 15 वस्तुओं का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। देखो, आपको इसके अंदर दो डिस्काउंट दिए, एक तो परसेंटेज में दिया है 10%। सेम चीज है दोस्तों, 1/10, इसका मतलब हुआ 10 पर एक फ्री दे रहा है माइनस। ठीक है, तो 10 की चीज एक फ्री दी, कितनी दी, 9 रुपए में। 10 रुपए की चीज 9 में। अब यहाँ ये चीज दी है, इसको बनाना पड़ेगा कैसे। 4 फ्री दी है, कितने में से, 15 में से नहीं, 15 वस्तु तो खरीदी थी, 4 फ्री मिल गई, टोटल 19 में से 4 फ्री है, 15 में से 4 फ्री नहीं है। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करते तो ये आता। तो अपने को रेशियो ही तो बनाना था ना, क्या बनाना था, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो यही है, इसी को परसेंटेज से वापस ये बनाना पड़ेगा, इसलिए रख लो। ठीक है, मतलब 19 रुपए की चीज को 4 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 15 में। ये दोनों डिस्काउंट आ गए। तीसरी बात क्या बोलता है, या इन दोनों को सोल्व कर लो। 5 से किया 3 बार, 5 से किया 2, 19 दूना 38 और 9 तिया 27। अब इसने बोला 38 रुपए की एमआरपी है तो उसको 27 रुपए में बेच रहा है, एसपी बन गया। ये एमआरपी था। डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है, डिस्काउंट के बाद एसपी बनता है। अब यहाँ सीपी लिखो, इसने बोला लाभ, तो सीपी और एसपी में लाभ होता है। तो ये हो जाएगा 7/20। 20 पर 7 का लाभ मतलब 27। अगर 20 रुपये सीपी है, 7 का लाभ है, 27 रुपये एसपी हो जाएगा, जो पहले ही दिया हुआ है। नहीं होता तो अपने बराबर कर लेते। अब ये क्या बोल रहा है, सीपी है 20 रुपये और एमआरपी है 38, मतलब 20 रुपये की चीज पर 38 रुपये प्रिंट किए हैं, 18 रुपये ज्यादा प्रिंट किए। कितने से, 20 से, गुना में 100%। तो ये आ जाएगा 20 से किया 5, 18 5 90% आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, ये संख्या किससे 39 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या डिविजिबल है। 39 दोस्तों 3 इंटू 13 होता है। सबसे पहले 3 से चेक करो। देखो 6 और 2 8 और 5 13, ये तो 9 है। 13 और 2 15, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। 6 तो 8 और 5 13, 13 3 का मल्टीपल है, इसको मत जोड़ो, इसको 13 और 4 17, और ये 3 का है तो 17 है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 4 10, 17 24 30, ये 3 का मल्टीपल है। ये कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 और 1 18, ये 3 का है। इसका मतलब अब हमें 13 से चेक करना पड़ेगा, 3 बचे गए ऑप्शन, एक ही कटा है अभी तक। तो 13 चौके 52, 10 बचा, 105 हो गया। 13 8 104 है, एक बचा, फिर 10 हो गए, फिर ऊपर से 9, 13 8 104, 5 बचे, तो 13 चौके 52, मतलब इसमें 13 का डिवाइड भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो यही संख्या हो जाएगी 39 से डिविजिबल। मान लो ये ऑप्शन यहाँ होता तो फिर दो और चेक करने पड़ते। ओके, चलिए अगला सवाल। दो कर्मचारियों का वेतन का रेशियो दिया है। यदि पहले के वेतन में 10%, दूसरे के वेतन में 20% वृद्धि, तो नया रेशियो ज्ञात करें। 3 से 4 रेशियो है दोनों का, इसमें 10 की वृद्धि करी है तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा 3 का, है ना। तो इसको 11/10 या 110/100 लिखो, सेम ही चीज आएगी। इसमें वृद्धि करिए इसने 20% की, तो 12/10 लिखो, या 120/100 करते, बताया ना आपको। अब देखो ये चीज कैंसिल होगी, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 11/16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ मेरे भाई ऐसे करते इसको 3 4, फिर यहाँ डबल जीरो लगाते, यहाँ डबल जीरो, अगर रेशियो ही निकालना है तो क्या दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, तो फिर इसको करते 300 का 110%। ठीक है, और इसको करते 400 का 120%।
फिर इसको काटते वापस, देखो पहले जीरो लगाई फिर जीरो काट रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये 100 काटेंगे, फिर जीरो से जीरो काटेंगे, फिर 3 से ये काटेंगे, फिर रेशियो आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं। इनके आयतन का अनुपात दिया है और इनकी ऊंचाई दी है। पहले और बाद में आधारों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों सवाल को समझो, सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है। फिर अपने चीजें निकालेंगे। ये कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है। इस बेलन से आप क्या कर रहे हो, इस बेलन का पिघलाकर आप बना रहे हो दो शंकु। क्या बना रहे हो मेरे भाई, दो शंकु बना रहे हो। और जिनकी हाइट क्या दी है, सेम। इनकी हाइट क्या है, एच है, सेम है। इसकी भी हाइट एच मान ली, कितनी दी है, 35 दी है। मैं ये लिख देता हूँ सेम दोनों की। और रेडियस इसकी R1, इसकी रेडियस क्या है, R2। तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। देखो वृत्ताकार, इसकी रेडियस R है, स्मॉल r। ये भी बनेगा तो इसकी रेडियस R है तो पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। इसका बताओ कितना बनेगा, आप बोलोगे सर एरिया बनेगा पाई R1 स्क्वायर, यहाँ से बनेगा पाई R2 स्क्वायर। अब इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है कि पहले जो एरिया था टोटल जो आधार का, पाई आर और पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया ऊपर वाला और नीचे वाला। अब जो आपने आकृति बनाई है ये, इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसमें देखना ये कितने परसेंट ज्यादा है। अब देखो आर दिया इसमें, इसकी वैल्यू तो सीधा रख सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो इसका आयतन दिया है, इनका आयतन भी आपको दिया है 3:4 में। इसका आयतन है, इसके आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका आयतन है, इसके आयतन का फॉर्मूला लगाएं, R2 निकलेगी, R1 निकलेगी, यहाँ से R2 निकलेगी। देखिए कैसे करेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, मतलब आर कितना है, ये रहा 7 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 इंटू में ऊंचाई 20, ये कितना बनेगा 980 पाई बन गया। इसको इसने क्या किया, दो शंकु बनाए हैं और रेशियो 3:4 के रेशियो में डिवाइड किया है। 3:4 के रेशियो में डिवाइड किया है। 3 और 4 7 रेशियो की वैल्यू ये है, और 980 पाई की वैल्यू 7 रेशियो 140 पाई आएगा एक का, 3 का आएगा 420 पाई, और 4 का आएगा 14 चौके 56 560 पाई। क्या बात समझ में आई क्या। ये दोस्तों वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। मतलब ये वैल्यू है 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच इक्वल टू 420 पाई। और दूसरा क्या है, दूसरा ये वाली वैल्यू, ये 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच इक्वल टू 560 पाई। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। ये जो आयतन निकाले हैं, इनको आयतन के फॉर्मूला किसके, शंकु के आयतन, शंकु वॉल्यूम के इक्वल करेंगे। यहाँ से R1 निकलेगी, यहाँ से R2 निकलेगी, फिर अपने एरिया निकालेंगे। क्या करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ h की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, ठीक है। h की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, अपने क्या दिक्कत है, R1 स्क्वायर इंटू 35, और इसमें भी यहाँ 35 कर देता हूँ, 35। अब देखिए कट रहा है क्या, देखो 5 से किया 7 बार, 5 से करोगे तो 5 8 40, 5 चौके 20, 7 एकम 7, 7 से किया 12, ये 3 इधर गुना होगा तो R1 स्क्वायर आएगा दोस्तों 36, ठीक है। R1 स्क्वायर आया 36। यहाँ देखो 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 से कटेगा 16 7 112, ये 3 इधर गुना होगा तो R2 स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों 48 आ गया, क्योंकि पाई से पाई तो कैंसिल ही था, इसमें भी कैंसिल था। अब आपके पास क्या है, आपने क्या निकालना था, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर कितना, बेलन का 7 का स्क्वायर 49, और रेशियो निकालना था किससे, पाई R1 स्क्वायर। तो पाई R1 मतलब R1 स्क्वायर 36 प्लस पाई R2 स्क्वायर मतलब 48। अब देखिए क्या होगा, पाई 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 तीनों में कैंसिल हो गया, ये हो गया 98,
और ये हो गया दोस्तों 36 और ये 84 हो गया। तो 14 7 98, 14 6 84, 7 था एरिया पहले बेस का, 6 रह गया, एक की कमी 7 पर, गुणा में 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7% की कमी हुई। बात समझ में आई क्या सभी को? जो आपने ये एरिया निकालना था, ये क्या हो गया, पहले 7 था अब 6 रह गया, जो आधारों का क्षेत्रफल था। तो ये कमी हुई है, ये पूछी थी, ये आई है 14 सही 2/7% की क्या होगी, कमी हो गई। ठीक है, कमी। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, ध्यान से देखना, 2 बार देखना सवाल को, अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 10, 45 और 10% घटती है। चौथे महीने में 65% बढ़ती है। चौथे महीने में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो दोस्तों, 10% की 1/10, 45 की 9/20, 10 की 1/10 घटती है, तीनों कम हो रही है। तो पहली 10 से कितनी हुई, 9, ये 20 से कितनी हो जाएगी, 9 की कमी 11 होगी। अब देखो ये भी 10 से 1 कम 9, तो इसी में लिख दो 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये हो जाएगा 10 से 9 होगी। तीसरा 65% बढ़ी, 65 होता है दोस्तों 13/20, तो 20 से कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 40,000, क्या हो गया 40,000, ये कितना हो गया 81 × 11 × 33, 81 × 11 × 33। अब 33 को इससे गुणा करो, 33 एकम 33, 3 33 8 264 और 3 267, इंटू करना है 11 से, 11 तिया 33, या फिर 3 3 और 7 10, 7 और 6 13 और एक अंसल 14, 8 और एक 9 और ये आ गया 2। अब दोस्तों एक चीज देखो, यहाँ पे आपको चाहिए 100 से कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे कमी हुई या वृद्धि हुई। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसमें हम 100 का भाग करेंगे 400 का, 400 का भाग करने का मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल यहाँ लगा दो, 2 अंक छोड़ के डेसिमल यहाँ लगा दो, फिर इसमें 4 का भाग करोगे 100 आ जाएगा, 400 में 4 का भाग किया 100, इसमें भी 4 का भाग कर दो, कितनी है संख्या 294.03, 4 7 28, 4 3 12, ठीक है, 2 4 5 20 और फिर 0 आ जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा। अब देखो 100 की चीज 73.5 बची है, इसका मतलब 26.5% की क्या हुई है, कमी होगी, क्योंकि 100 पर कमी हुई है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑप्शन देखो 26.5%, इसको लिख सकते हो आप 26.5% की कमी, तो आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है नजदीक वाला, तो ये आंसर होगा। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये नियरेस्ट में आंसर यही आएगा इसका। अच्छा दोस्तों कैलकुलेशन करवाई है, क्योंकि CVT 2 है तो थोड़ा सा तो परेशान करेगा। अगला सवाल देखो, यदि किसी चतुर्भुज के 4 कोण दिए हैं, चारों कोणों का रेशियो दिया है, x का मान पूछा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे सर 360 डिग्री होता है। तो बताओ 2 5 8 12, 12 रेशियो की वैल्यू होगी दोस्तों 360, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। आपको पूछे x की वैल्यू, x यहाँ देखो दूसरा है, पहला w है फिर x है, तो पहला w फिर x, तो मतलब 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो 3 से गुणा कर दो, 30 दिया कितना आ जाएगा 90। नेक्स्ट, 5 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज दिया है, सबसे बड़ा पूर्णांक देखो 5 है, तो 1 2 3 4 5, जब भी दोस्तों विषम संख्या में हो, 1 3 5 7 9 11 13, कोई भी हो विषम संख्या, तो ये बीच में इधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा, बीच वाली संख्या होगी। क्यों आगे क्या, तो ये जो एवरेज है ये बीच में आएगा। अगर बोल देता 7 संख्याओं का एवरेज है कितना है 12, तो ये बीच में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या बच जाएगी। क्या बात समझ में आएगी क्या सभी को, ठीक है ना। अब कितनी है 5, 12 ये 13 ये 14 होगी, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगी, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 19 8 और 5 की चाल से समान दूरियां तय करता है, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड
याद करें। देखो ये सवाल दोस्तों 19, 8 की चाल और 5 की चाल। देखो इनका एलसीएम लोगे तो दूरी आ जाएगी, तो एलसीएम क्या आएगा 19 और 8 5 40, यही आएगा। 19 कटेगा तो 40, 8 कटेगा 8 5 40, 19 5 95, 5 कटेगा 5 8 40, 19 8 152। अब देखो 19 चौके 76, 760, ये ओनली एक बार की दूरी है 760। लेकिन ये तीन लोग हैं, तीन दूरियों से तय कर रहे हैं, समान दूरियां। पहले इससे तय करके देखी, फिर इससे तय करके देखी, फिर इससे, तो 760 की तीन गुना, तीन दूरी होगी, इसको तीन गुना कर दीजिए। अब यूनिट डिजिट जीरो आएगा, यहाँ जो भी है इनका टोटल नीचे आना है, लेकिन यूनिट डिजिट जीरो आएगा। चेक करो क्या कोई एक ही यूनिट डिजिट है, दो है तो पूरा कर लेंगे, नहीं तो अपने आंसर कर देंगे। 7 5 35 और एक 36, 6 यूनिट। 7 7 49 और एक 50, इसमें जीरो आ रहा है। 7 21 और एक 22, इसमें दो। 21 और एक 22, इसमें दो। ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको आगे चेक नहीं करना, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है देखो। इसके नीचे इनका टोटल 287 आएगा, तो और भी ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये सवाल अच्छा था, इसमें आप चीज़ों को कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि की जाती है, फिर 8% छूट दी गई, मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो 15 की वृद्धि माइनस 8 की कमी होगी, माइनस प्लस माइनस, 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। 15 में से 8 गया 7, माइनस 15 8 120 बटे 100 1.2। अब ये पूरा दो घटाओ, एक है ना, इससे आगे वाली संख्या पूरी कितनी होगी 2। 7 में से 2 गया 5, तो 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए अगला सवाल। संगत बारांक दिया हुआ है का उपयोग करके 17 12 23 45 301 का भारित औसत मान ज्ञात करें। इसमें दोस्तों देखो चीजें क्या होती है, एवरेज होता है। चीज को सीखते जाना, मैं चीजें ऐसी बता के जाता हूँ जो आपको काम आती है दोस्तों। ठीक है, ये होता है एवरेज दो प्रकार का। बताओ, सिंपल एवरेज होता है एक, तो सिंपल एवरेज, ठीक है पहला। दूसरा कौन सा होता है, वेटेड एवरेज। कौन सा होता है, वेटेड एवरेज। अब ये दो प्रकार का होता है, ये सिंपल होता है, नॉर्मल संख्याएं दी होती है 2 3 5 10 12 इस प्रकार। तो अपने इसमें क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की टोटल संख्या 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया 22 27 30 32 32। इसमें भाग किया 6 पॉइंट कितना आ गया, 5 चौके 20, 4 आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे 2 आया है, ये इसमें तो कितनी बार है, एक बार आ गया। 3 इसमें कितनी बार है, एक बार आ गया। 5 इसमें कितनी बार है, एक बार। 10 इसमें कितनी बार है, एक बार। 12 भी कितनी बार है, एक बार। इनको गुणा करते हैं तो ये तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 10 एकम 10 और 12 एकम 12। इसी चीज में अगर सेम ही संख्या आनी, इसलिए इसको शॉर्ट बन गया ये बड़ा। लेकिन अगर क्या हो, कल को क्या हो कि आपके पास ये चीज ना हो, ये बोल दे कि, ये बोल देगा क्या कि 2 है वो 3 बार है, कितनी 2 आया है वो, जैसे कई बार ऐसे होता है ना संख्याएं 2 2 2। 5 3 है वो 2 बार आया है, 5 है वो 3 बार आया है, इस प्रकार। तो इनको देखो 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, इस प्रकार। तो फिर क्या करते हैं, टोटल 2 3 6 बनेगा, या गुणा कर लो ऐसे जोड़ लो, ये 6। 3 2 बार आया है मतलब 3 दूनी 6। 5 3 बार आया है तो 5 इंटू कितनी बार है, 3 बार, 15। इस प्रकार 10 मान लो 4 बार आया तो 4 से गुणा कर दो, 40 हो गया। 12 मान लो 2 बार आया तो 12 दूना 24 हो गया। अब इस चीज से आप ये सीखते हो क्या, आप क्या करते हो, एक्स आई एफ आई करते हो, गुणा एक्स आई इंटू एफ आई। ये एक्स आई दिया होता है, ये एफ आई फ्रिक्वेंसी दी होती है। ये सेम चीज है कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। को मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब अपने जो सवाल दिया है उसको देखो। संख्या 17 है, दूसरी 12 23 45 301।
1, ठीक है। अब ये दिया, ये 29 बार आई है 12 अंक, ठीक है। क्या दिया, कोरस्पॉन्डिंग वेट्स कितनी है 29, ये है 87, और ये कितना आ गया 15, और ये आ गया 26, और ये आ गया 18। तो अब इसको क्या करोगे, इसको वेट बोलते हैं, इसको एक्स वाई कुछ भी आंकड़ा नंबर लिख लिया आपने, ये नंबर इतनी बार आया है, या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो आप, उसमें लिखते हैं ना आपने फ्रीक्वेंसी। तो टोटल कितना बनेगा, इनको गुणा करना पड़ेगा, बस इसमें कैलकुलेशन दिया और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। इनको गुणा करो सभी को, कितना आएगा 17 निमे 153, 15 17 दूना 34 और 15 149, 12 7 84, 8 12 8 96 और 8 104, 15 3 45, 15 दूना 30 और 4 34, 45 इंटू 26, तो 45 का डबल करो 90, 26 का आधा कर दो 13, 13 निमे 117 मतलब 1170, 18 एकम 18, 18 तिये 54, 18 तिये 54। अब ये टोटल करो 8 13 17 20, 2 3 10 14 18, 18 19 27, 2 6 7 10 14, 5 6 7 8 और 1 2, 9470 बना है टोटल। ये देखो कितना है टोटल, 8 14 19 26, 26 और 9 कितने हो जाएंगे 35, 3 और 1 4 6 7 15 और 2 17, 175। इसका डिवाइड करना है, देखो इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 से करोगे 35, 5 से करो 18, 5 नहीं 45, 5 जो के 20, 35 5 175, 5 वाला देखो एक ही ऑप्शन है, आंसर करो आगे चलो, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें खूब करवाइए दोस्तों, अच्छे अच्छे आंकड़े दिए हैं, कैसे मर्जी कैलकुलेशन करो, आपको टाइम लगना ही लगना है। तो इस प्रकार के सवाल को स्किप कर दिया करें पहले, बाद में सॉल्व किया करें, ताकि थोड़ा प्रेशर कम रहे। चलिए अगला सवाल, धारा की दिशा में 125 की चाल से, धारा की विपरीत दिशा में 25 की चाल से किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। देखो, गए और फिर यहाँ से वापिस आए, डी दूरी गए, डी वापिस आए, तो ये धारा की दिशा का मतलब है n प्लस डी की वैल्यू 125, और धारा की विपरीत दिशा का मतलब n माइनस डी की वैल्यू है 25। तो दिशा में देखो दूरी बटे चाल कितनी है, दिशा में 125। दूसरा, सेम दूरी वापिस आया विपरीत दिशा में, कितने की चाल से 25 की चाल से। टोटल देखो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय दोनों से टोटल जाने और आने में 25 घंटे लगे हैं, ये इसने दिया हुआ है। तो अब क्या करो, 125 है, इसको 5 से गुणा करो, यहाँ भी सेम बढ़ गया ना। अब देखो 5 और 1 6 डी बढ़ जाएगा, और ये 125 सेम था, ये एलसीएम ले लिया था, ये आ गया 125। तो डी की वैल्यू कितना, या तो आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, 5 आएगा, एक देख लो, 0 1 या 1 आएगा, 3 और 2 5 या 5, 3 और 1 4, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। तो आप क्या करो, 5 की क्यूब और दो 5 की 5, तो 5 की 5 कितनी होती है 31 25 होता है, डिवाइड 6, 6 5 ये 30, देखो 5 वाला ऑप्शन होगा, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, इन दोनों को सोल्व करो, 5/2 और 3/2 नीचे सेम है, 5 में से 3 गया, 2/2 का मतलब आ गया दोस्तों 1, ये 7 एकम 7 और 5 12/7, उल्टा करोगे तो 7/12, 12 एकम 12 और 7 19/12, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक्स वाई क्यूब माइनस 1 के व्युत्क्रमानुपाती रूप में परिवर्तित होता है, y की वैल्यू 4 होने पर x 6 है, तो y की वैल्यू 8 होने पर x का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, आपके पास चीजें क्या है, अगर मैं बोलूं x समानुपात है y की, तो आप क्या करोगे, कोई बराबर का चिन्ह लगाओगे k, ये आ जाएगा y, इसका मतलब हुआ ये y मैं यहाँ ले जाता हूँ, x अपॉन y, बराबर में बचेगा k, इसका मतलब हुआ ये रेशियो सेम रहेगा, x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2 बराबर x3 अपॉन y3 बराबर x4 अपॉन y4, 5 6 7 आगे चलता रहेगा xn अपॉन yn।
मतलब ये के कांस्टेंट रहेगा, के का मतलब हुआ कांस्टेंट, सेम रहेगा रेशियो। अगर दोस्तों इस प्रकार की चीज आए तो ये, अगर ये बोले व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/y हो गया। अब इसको क्या करोगे, एक्स वाई बराबर की, ठीक है, जैसे ये किया। अब इसमें करोगे आप कि सर ये सेम रहेगा, कांस्टेंट के कांस्टेंट है, x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3, इसी प्रकार x4 y4 बराबर x5 y5, ऐसे चलता रहेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दो कॉन्सेप्ट है, दोनों के दोनों दोस्तों रट लेना अच्छे तरीके से। अब अपने सवाल करते हैं, एक्स वाई क्यूब माइनस ए के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स है तो इस पूरे पद के इसके वाई क्यूब माइनस एक इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो नीचे आ गया, समानुपाती होता तो बराबर आता, समानुपात। अब इसको सोल्व करोगे तो कांस्टेंट आएगा एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस एक बराबर में आ गया के। अब आपके पास दो ही चीज है, पहली वैल्यू दी है वाई, एक्स दी है, फिर वाई, ये वाई1 मान लो, ये x1 हो जाएगी, ये y2 तो x2 आपको पूछी है कितनी आएगी। ओके, ये हो जाएगा x1 y1 क्यूब माइनस 1 बराबर होगा किसके, x2 y2 क्यूब माइनस 1 के। यहाँ से दोनों वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितनी 6 इंटू वाई की वैल्यू 4 की क्यूब 64 में से 1 गया 63 इक्वल टू x2 कितना है ये निकालना है, x2 y की क्यूब मतलब 8 की क्यूब 512 में से 1 गया 511, 5 और 2 7, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 7 का देख लो क्योंकि 7 का मल्टीपल ही है, तो सातू सातू 49, 7 का जा रहा है इसमें, तो 7 नीम 63, सातू सातू 49 से काटोगे, सातू सातू 49, 7 या 21, तो 6 नीम 54 और बटे में सॉरी ये हो जाएगा 6 नीम 54। ओके, एक सेकेंड, ये 73 दोस्तों डिवाइड में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं खुद कंफ्यूज हो गया ये कैसे आ गया। देखो यहाँ लिखा था 500, अब आपने क्या किया, इसको 7 से काटा, तो 7 नीम 63, 7 से काटेगी तो सातू सातू 49, 7 या 21, तो देखो 6 नीम 54, ये गुणा में है x2 के, तो यहाँ x2 बचेगा, गुणा से ये आ जाएगा भाग में, तो ये ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल है, दोनों कॉन्सेप्ट बनते हैं, दोनों आपको बता दिए। चलिए अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का रेशियो दिया है, एचसीएफ 5 है तो एलसीएम निकालो। देखो जब भी दोस्तों दो संख्याओं का रेशियो ए बी है और इनका एचसीएफ एच है ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी एच तीनों गुणा हो जाते हैं, ये रेशियो है तो रेशियो है 5 4 और ये है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 4 × 5, 20 20 5 100। अगला सवाल, इसको सरल करना है, देखिए इसमें ये डिवाइड करना है, एक अंक छोड़ के डेसिमल है, इसका भी एक कम हो जाएगा, तो 8.48 हो जाएगा, ठीक है, एक और नीचे हो जाएगा 8, ये आएगा दोस्तों कितना, एक 8 एकम 8, 0 8 6 48, 1.06 इंटू में 1/2, फिर 2 से फिर कट जाएगा, तो 53 दूना 106 होते हैं, तो 0.53 आएगा, तो यहाँ से आ गया 0.53, प्लस में क्या है 0.125 डिवाइड बाई 5/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/5 इंटू में इसको लिख लो 4/10, और इसके भी डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो लगा लो एक बार, 5 से ये कटेगा 25, 25 गुणा हो गया 50, 50 को 4 से गुणा करोगे 200, 200 बटे में हो गया दोस्तों 10,000, 2 जीरो कैंसिल होगी, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, इसमें 0.2 ऐड कर दो, 0.2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.73 आपका आंसर बनेगा, यहाँ ऐड करोगे ऐसे 0.20, 3 7 और 0.0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, किससे डिविजिबल है, देखो लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगी। अगला सवाल, 3 घंटियां 12 15 18 के अंतराल पर बजती है, यदि 10 AM पर एक साथ बजती है तो पुनः किस टाइम एक साथ बजेगी।
12, 15, 18 का एलसीएम आएगा 180। मतलब हर 180 मिनट बाद एक साथ बचेगी, मतलब कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया। तो 10 बजे बदी, 10 बजे में 3 घंटे ऐड करेंगे तो 13, 13 का मतलब हो गया 1 बजे से ही घंटी बजेगी। अगला सवाल, रमेश ने दो अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार रुपये का निवेश किया। पहली योजना में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरी योजना में 6% चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है? देखो टोटल इनका 25 हजार सेम है, इसका भी 25,000 है और इसका भी 25 हजार प्रिंसिपल सेम है। अगर ये दोनों बराबर हो तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कैसे? देखो 8% की दर से 2 साल का सीआई कितना होता है? आप बोलो सर सक्सेसिव से करते हैं तो 8+8+8 इंटू 8/100, 8 और 8 16.64% आता है सीआई। समझ में आई क्या बात सभी को? ये सीआई परसेंटेज निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट। और अगर 6% की दर से 2 साल का हो तो 6×2 = 12.6 ये आएगा। अब इन दोनों का डायरेक्ट अंतर करो तो 64, और ये कितना बचेगा? 36। कितना आएगा? 18, 28 आएगा, पॉइंट का 28। और ये बच गया 4.28% इनका डिफरेंस। किसका? ऑफ 25,000 का, क्योंकि सेम है दोनों। अगर अलग अलग होते तो इसकी ये वैल्यू निकालता जो आता, फिर इसकी ये वैल्यू निकालता जो आता, फिर इनका डिफरेंस करते। लेकिन अगर प्रिंसिपल सेम है तो आप 25,000 का ये निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गई और प्रतिशत में 4 है। ठीक है, तो इसको लिख लो 428 इंटू में 250%। ये प्रतिशत इसमें लगा दो। 250% का मतलब क्या हुआ? आप बोलो सर 250/100, 25 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो गया। तो ये 5 से किया 2, 5 से किया 5, 2 से इसको कर दो 2, 14, 210, 2×5 = 10, 1,000 और 70, 1,070 आंसर हो जाएगा। अब ये चीज़ समझ में नहीं आई किसी को कि सर कैसे किया? देखो दोस्तों, आपको बताया हुआ है A% ऑफ बी बराबर होता है B% ऑफ ए, क्योंकि AB/100 बनेगा यहाँ से भी, और ये भी बनेगा AB/100 इक्वल होता है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम जैसे 24, जैसे मान लो 250% है, सॉरी 250 का 77% है, तो इसका तो दोस्तों नीचे 100 ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो 250% ऑफ 70, मतलब ये कर सकते हो इसकी जगह। इसका फ्रैक्शन आसानी से बन जाता है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 4 पेन 5 नोटबुक की कीमत 130 है, तो 4 पेन प्लस 5 नोटबुक की कीमत होगी 130 रुपये। पेन की कीमत 25% बढ़ गई और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो गई, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत कितनी हो जाएगी? 41 होगी। ओके, अब दोस्तों इसमें देखो मैंने इसको रेशो बढ़ा दिया, पहले 2 से डिवाइड कर रहा है, इसमें भी 2 से कर दिया। तो आप क्या करोगे? ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू आएगी, मान लो आपने पेन की कीमत मानी थी P, तो P में से 25% बढ़ गया, है ना, तो 1.25P हो गया। और नोटबुक 20% कम होगी तो 0.8, 80% मतलब 0.8 किसका हो गया? N का, बराबर टोटल अमाउंट हो गई 41 सॉरी। अब ये तो अमाउंट थी, पूरा तो लिखा ही नहीं हमने। क्या? ये 1 पेन की कीमत है, तो कितने पेन है? 1 पेन। यहाँ 2 नोटबुक चाहिए, तो एक ही की है तो 2 से गुणा कर दो 2 की निकालने के लिए। मैंने क्या किया दोस्तों, दोबारा देखो ध्यान से। आपके पास 2 पेन 4 नोटबुक टोटल होगी 82, तो 1 पेन प्लस 2 नोटबुक बराबर हो जाएगी, 2 का डिवाइड कर दिया 41 की। लेकिन ये किस भाव से है, किस रेट से है? पेन की कीमत 25% ज़्यादा, तो मान लो पेन की कीमत P थी तो इसका 25% ज़्यादा 5/4 लिख लो जी।
तो ये आ गई। ये एक पेन की कीमत है और लेना भी कितना है, एक, तो ये इसकी कीमत होगी मतलब 5/4 पी लिख लो। दो नोटबुक, एक नोटबुक कितने की है, एन की है, इसमें 20% की कमी हुई मतलब क्या हो गया, 4/5, 80% हो गया। एक नोटबुक कितने की है, 4/5 एन की, तो दो नोटबुक ये आ जाएगी 8/5 एन, 8/5 एन। टोटल अमाउंट हो गई 41 रुपये। ओके, अब इसको सोल्व करो। 5 से किया 25, 4×8 = 32, 25p प्लस का 32n इक्वल टू 5×4 = 20, 41×42 820 होगी। अब यहाँ देख लीजिए, बराबर करना है, ठीक है, बराबर करना हो तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक पेन और दो नोटबुक की मूल कीमत। तो ये इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को इक्वल करना है। कैसे करोगे, इसमें 4 पेन है, इसमें 25 है, इसको तो कर दो 25 से गुना, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कर दो 4 से गुना। तो ये 25×4 ये 25×4 बराबर कट जाएगा, ये 25×5 = 125 n, ये लिख लो बस। और ये 4 32×128 n, ये माइनस किया था ना, कटेगा तो। और ये 13×52, सॉरी 13 नहीं है, 25 से करना है तो 0, 25 दिया 75, 7, 25 से कम 25 और 7 32, और 4 से करोगे तो 0, 4×2 8, 4×8 32। अब देखो ये भी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 100p और 100p ये प्लस प्लस थे तो ये माइनस किया तो कट गए थे। अब ये बचेगा 3 नोटबुक और ये भी माइनस में बचेगा 30 की, माइनस का है, माइनस कट गया, एन की वैल्यू आ गई 10। एन की वैल्यू 10 है तो यहाँ रखो 320, 320 इधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 500, 25p की वैल्यू 500, p की वैल्यू आ जाएगी 30। अब क्या बोला है, अब इसने बोला एक पेन है, एक पेन 20 का, तो 20 से कम 20, और दो नोटबुक, तो एक नोटबुक 10 की तो दो 20 की, तो 20 और 20 कितना हो गया 40, तो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। सवाल दोस्तों इतनी कैलकुलेशन दी है कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की दो क्रमागत छूट देता है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। देखो 1200 रुपये MRP था, 1200 पर 5 और 15 की दो छूट दी है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 पर है 5 और 15 की छूट दी है, कितने रुपए कम है। अब 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20, तो 20 से 19 हो जाएगी एक की छूट, 15 की 3/20, तो 20 से कितनी हो जाएगी 17, ठीक है, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 19 × 17 ही लिख लो इसको। ये वैल्यू दी है कितनी, 1200, 400 की कितने गुना है, 3 गुना, 19 × 17 गुना करना पड़ेगा ना, कितना आएगा 19 × 17, बीच की संख्या 18 का स्क्वायर माइनस 1 करो 323, कितने कम हो गए 77, तो 77 का भी 3 गुना कर दो, 3×7 = 21, 3×7 = 21 और 2 23, तो आपका आंसर आएगा 231, इतने रुपए कम है। अगला सवाल, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, मशीन का वर्तमान मूल्य ये है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। देखो 10 से घटता है तो 10 से 9 होगा, 1/10, 2 साल का मतलब 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये प्रेजेंट है, 100 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10 लाख, ठीक है, तो आपको पूछिए आज में 81 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 81,000। क्या बात समझ में आई क्या, क्योंकि ये इसका 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना हो जाएगा, सॉरी 1 लाख है, ये कितना था 1 लाख, ठीक है ना, मैंने सोचा 10 लाख है, तो ये इसका 1000 गुना है तो ये भी 1000 गुना हो गए, तो 81,000 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 5×2 = 10%, 5,000 का 10% कितना हो जाएगा 10%, 2 जीरो कट गई 500 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, 4/3 - 4/3 कैंसिल,
7 एकम 7 और 2 2/7, तो पलटेगी तो 7/2। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल देखो, तीन संख्याओं का एवरेज दिया है 49, टोटल हो जाएगा 150, 147 हो गया टोटल। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखो पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या दूसरी की, दूसरी कितनी है 1, तो इसकी दोगुनी होगी ये पहली संख्या। दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी अगर 1 है तो इसकी दोगुनी है, ऐसे लिख लिया करो। ये पहली लाइन में एक रेशियो बन गया, दूसरी लाइन में दूसरा बन गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा इसकी जगह। ये 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। 2 दूआ 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। 4 और 2 6 और 1 7, मतलब टोटल 7 रेशियो की वैल्यू 147। सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर 3 की वैल्यू चाहिए। 7 से कटेगा 21, 21 दिया 63। अगला सवाल, शुद्ध घी का मूल्य दिया हुआ 112 रुपये प्रति किलोग्राम। एक बेईमान दुकानदार 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल की मिलावट करता है। इस मिश्रण को 91 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? देखो, ये दोस्तों इसका 112 रुपये प्रिंट रेट है, ये इसका 56 रुपये। ओवरऑल ये 91 रुपये की बेचता है, लेकिन 30% का लाभ होता है, मतलब ये 130% की वैल्यू है। हमें चाहिए 100% की। सीपी कितना है? तो 13, ये करोगे 13 7 91, तो ये आ जाएगा दोस्तों 70 रुपीज। मतलब 112 कोई मिलाता है, 156 वाला भी मिलाता है, तो ओवरऑल कितना है 70 रुपीज का बनता है। इसमें रेशियो निकाल दो तो कितना आएगा 30, 40 और 2 42, ये आ जाएगा दोस्तों 14। 14 एकम 14, 14 तिये 42, तो 1:3 में ये मिलाता है। अगला सवाल, 72, 50 और 25 सेंटीमीटर आकार की ईंटों की संख्या ज्ञात करें जो 81 मीटर, 29 मीटर और 0.8 मीटर मोटी दीवार के लिए आवश्यक है, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। देखो, आपको संख्या पूछी है, तो दोस्तों टोटल आयतन कितना है 81 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो 8100 सेम कर लो। ठीक है, 8100 सेंटीमीटर, 2900 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 100 से गुणा करोगे तो 80 सेंटीमीटर। इसमें देखो टोटल कितना है, एक ईंट का आयतन, इसका गुणा करना है। 72 इंटू में 50 इंटू में 25। अब जो भी है इसका 40% गिरता है स्थान, तो 40% का मतलब हो गया 4/10 या 2/5। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 नीम 72, 9 से इसको करोगे 200, तो 0 से 0 करोगे 5 से कट जाएगा ये 18 बार। 25 से देखो, 25 चौके 100, मतलब 29 चौके 116, कट गया क्या सारी। 8 छीके 48, यूनिट डिजिट आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? देखो 19 गुना 38 2 गुना से प्लस, 13 3 39 3 गुना से प्लस, 30 गुना 40 2 गुना से कम, 23 गुना 40 2 गुना से कम। सबसे बड़ा मतलब नीचे वाली वैल्यू सबसे कम होगी, तभी तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। क्या बात समझिए क्या? नीचे वाली वैल्यू 2 से बड़ी है, ये 3 से बड़ी है, ये 2 है 2 से छोटी, मतलब छोटी होगी तो मान आ सकता है। इन दोनों को सोल्व कर लो, ये तो आंसर नहीं होगी ऊपर वाले। तो ये हो जाएगा 10 बटे में तेरा 19, और ये हो जाएगा 23 बटे में 45। अब इसको 10 से गुणा कर दो, इसको भी कर दो। 19 5 95, 5 बार गया। 45 के 200, 45 5 कितने हो गए, 5 के 20, 225, ये भी 5 बार जा रहा है, तो बचेगा कितना 5, फिर 0, 45 एकम 45, मतलब एक बार जाएगा डेसिमल के बाद। 19 5 95, 5 पॉइंट लगा, 19 दूना 38, तो 5.2, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा सी वाला, ये छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 35 क्वेश्चन थे दोस्तों CBT 2 के, और अच्छे लेवल के सवाल भी इसमें आए थे, जो कि आपको करने चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार आपको सवाल ये जरूर करने चाहिए। अच्छे लेवल के सवाल है, कैलकुलेशन इसने करवाई है,
ठीक है। मेन ध्यान रखना है दोस्तों, अगर CVT 2 का कैलकुलेशन, CVT 2 का अगर आप पेपर दे रहे हो तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे कि पेपर में चकरा जाते हैं इसको देख के, तो चकराना नहीं है, प्रैक्टिस होगी तो हम सवाल को कर लेंगे, वरना फंसी जाना है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्लास थी आज की। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।